हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम टॉट के क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अपकृत्य विधि थी उसका जो पेपर है, जिसका पेपर कोड है 1003, उसके शॉर्ट के 4 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, पहला हमारा ये है, घटना स्वयं बोलती है, एक असंभावित दुर्घटना और एक जानबूझकर आपत्ति लेना। घटना स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लिक्विटर एक लोकोक्ति है जो कानूनी वादों में उपयोग की जाती है। लोकोक्ति मतलब ये कहावतें हैं, जैसे कहावतें होती हैं ना, उस तरह से कहावतें हैं कि घटना स्वयं बोलती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हुई है, उसको कोई क्षति पहुंची, उसको कोई चोट लगी है, तो उस चोट से ही हमें पता चल जाता है कि कोई घटना हो गई है, मतलब कोई घटना हुई है। विशेष रूप में दुर्घटना के मामलों में इसका अर्थ है कि घटना के परिणाम स्वयं ही दुर्घटना के कारण को दर्शाते हैं। जो घटना के परिणाम होते हैं वो स्वयं ही, वो खुद ही जो दुर्घटना हुई है उसके कारणों को बताते हैं कि ये दुर्घटना कैसे हुई है। ठीक है, इस लोकोक्ति को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये जो लोकोक्ति है, घटना स्वयं बोलती है, इसको लागू करने के लिए निम्नलिखित कुछ शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। इनकी पहली शर्त है, दुर्घटना के कारण के बारे में कोई रीजनेबल स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होना चाहिए। दुर्घटना ऐसी होनी चाहिए जो चीज़ों के साधारण अनुक्रम में घटित नहीं होती। घटना जिससे दुर्घटना कारित हुई थी प्रतिवादी के नियंत्रण में होनी चाहिए थी। यानी कि जो घटना हुई थी वो प्रतिवादी, जो हमारा डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर केस किया गया, उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। वस्तु को न केवल उपेक्षा के बारे में बोलना होगा बल्कि उसे अधिरोपित भी करना होगा, अर्थात वस्तु को दुर्घटना के कारण के रूप में स्थापित करना होगा। जो वस्तु है जिससे घटना हुई है उसको जो लापरवाही है उसके बारे में बताना होगा। घटना खुद बताती है, ठीक है, बल्कि उसे अधिरोपित, उसे साबित भी करना होगा, अर्थात और वस्तु को दुर्घटना के कारण के रूप में स्थापित करना होगा। जो वस्तु है जिससे घटना हुई है उसको दुर्घटना के कारण के रूप में स्थापित भी करना होगा। इन शर्तों को पूरा करने पर घटना स्वयं बोलती हैं। लोकोक्ति को लागू किया जा सकता है और दुर्घटना के कारण को स्थापित करने में मदद मिल सकती है। जो दुर्घटना हुई है, जिस वस्तु से वो दुर्घटना हुई है, वो वस्तु जो है उसके बारे में खुद बताती है कि ये दुर्घटना किस कारण हुई है, कैसे हुई है। इसके बाद इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति एक अस्पताल में अपने ऑपरेशन के लिए भर्ती होता है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा एक गलती होती है और व्यक्ति को गंभीर चोटें लगती हैं। निर्णय, इसमें न्यायालय ने पाया कि डॉक्टर की गलती से व्यक्ति को चोटें लगी थी। न्यायालय ने, जो कोर्ट है हमारा, कोर्ट ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया। जो व्यक्ति था उसको मुआवजा, उसको जो क्षति हुई थी उसके लिए कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इस मामले में न्यायालय ने घटनाएं स्वयं बोलती हैं रेस इप्सा लिक्विटर के सिद्धांत को प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि ऑपरेशन के दौरान हुई गलती स्वयं डॉक्टर की लापरवाही को दर्शाती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो घटना स्वयं बोलती है ना, इसका मतलब होता है कि जब कोई घटना होती है और जिस वस्तु से होती है या फिर किसी इंसान से हुई है तो वो खुद बताती है कि वो घटना उसकी लापरवाही से हुई है या उससे जानबूझ के हुई है। इस तरह से इस क्वेश्चन में आप 2-3 हेडिंग उतारना ऊपर की, जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। ऊपर की इनमें से 1-2 लाइन लिख देना और इसमें यह बता देना कि जो घटना है वो एक लोकोक्ति है जो कानूनी वादों में इस्तेमाल की जाती है। इसके 1-2 उदाहरण दे देना। इसमें 2 उदाहरण मैंने आपको बता रखे हैं, इनको बता देना। बस ये वेरी शॉर्ट में ही पूछा जाता है आपसे 4 नंबर में, मोस्टली तो इसको 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ईजी हैं। फिर दूसरा उदाहरण है इसका, एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति एक होटल में ठहरता है और होटल के कमरे में रखे हुए पानी के हीटर से पानी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हीटर फट जाता है। जिससे वो पानी गर्म करता है, वो जो हीटर था वो फट जाता है। व्यक्ति को गंभीर चोटें लगती हैं। इसमें जो न्यायालय ने निर्णय दिया, न्यायालय ने पाया कि होटल प्रबंधक की लापरवाही से हीटर की खराब देखभाल और रखरखाव के कारण हीटर फट गया था। अब जो होटल था जहाँ पे आप रुके हो, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, वहाँ पे उनकी लापरवाही से कोई काम होता है और आपको उससे क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए वो होटल मैनेजमेंट वाले जिम्मेदार होंगे। तो इसमें भी जो ये घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत है, ये लागू होता है। इससे पता चलता है कि होटल के जो मैनेजमेंट है, उनका जो प्रबंधक है, वो ही गलत हो रखा था, जिसकी वजह से घटना हुई है। न्यायालय ने होटल को व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया। क्या दिया? व्यक्ति को कंपनसेशन, जो उसको क्षति हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो देने का आदेश दिया। इस मामले में न्यायालय ने घटना स्वयं बोलती है कि सिद्धांत का उपयोग किया, जिसका अर्थ है कि हीटर का फटना स्वयं होटल प्रबंधक की लापरवाही को दर्शाता है। ठीक है, बस यही दो इसमें एग्जाम्पल हैं और इसका मीनिंग है जो घटना स्वयं बोलती है उसका। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। इसके बाद है असंभावित दुर्घटना। ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं 4 नंबर में। ठीक है, इसके लिए आपको 1 पेज ही लिखना है। ओके। असंभावित दुर्घटना, इनविटेबल एक्सीडेंट, एक ऐसी दुर्घटना है जो आकस्मिक, अनएक्सपेक्टेड और अनियंत्रित, अनकंट्रोल होती है और जिसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये जो असंभावित दुर्घटना होती है, ये वो दुर्घटना होती है जिनका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। आप उनको पहले से पता नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो जाएगा। यह दुर्घटना ऐसी होती है जो किसी भी सावधानी या सतर्कता के बावजूद हो सकती है। ये जो असंभावित दुर्घटना है, ये ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हो, लेकिन फिर भी ये हो जाती हैं। असंभावित दुर्घटना की विशेषताएं। सबसे पहले कि आकस्मिक, ये जो दुर्घटना है ये आकस्मिक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। असंभावित दुर्घटना आकस्मिक होती है और इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनियंत्रित जो आपकी दुर्घटना होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। असंभावित दुर्घटना अनियंत्रित होती हैं और इसको रोकना संभव नहीं होता। इन घटनाओं को रोकना संभव नहीं होता। ये ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनको आप रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई व्हीकल चला रहे हैं और अचानक से कोई आपके सामने आ जाए, या फिर अचानक से डॉगी वगैरह आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती हैं, तो ये आ जाते हैं अचानक से और उस टाइम पे ब्रेक लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। वो आप जानबूझ के नहीं करते हो। फिर है सावधानी के बावजूद। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपने पूरी सावधानी बरती हुई है, लेकिन फिर भी वो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। असंभावित दुर्घटना किसी भी सावधानी के, सतर्कता के बावजूद हो सकती हैं। फिर है असंभावित दुर्घटना के मामले में प्रतिवादी यह प्रत्याशित कर सकता है, यह दर्शा सकता है, यह बता सकता है कि उसका आशय वादी को क्षति पहुंचाना नहीं था। उसका जो इंटेंशन था वो वादी को, प्रतिवादी का जो इंटेंशन, जो हमारे डिफेंडेंट का इंटेंशन था, वो वादी को, प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचाने का नहीं था। वह युक्त वह रीजनेबल सावधानी बरत कर वादी को क्षति से नहीं बचा सकता था। उसको यह भी साबित करना होगा कि उसने, अगर वो हर संभव कोशिश कर लेता उसको बचाने की, वो फिर भी उसको नहीं बचा सकता था। ठीक है, ये दोनों बातें उसको बतानी होंगी, ये साबित करनी होंगी। यदि प्रतिवादी यह साबित कर सकता है, यह बता सकता है, तो वह एक उचित प्रतिरक्षा मानी जा सकेगी। उसके लिए यह एक उचित, एक रीजनेबल प्रोटेक्शन मानी जा सकती है। इसका एक केस है। देखो, अगर आपको केस याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको केस नहीं याद होते हैं, पूरे नहीं आते, तो बस केस का नाम याद रखना। आप केस का नाम भी लिखे आना। ठीक है, और ये तो असंभावित दुर्घटना है। अगर केस का नाम लिख के आप असंभावित दुर्घटना से रिलेटेड थोड़ा सा लिखे आए
तो ठीक है, और आपको सन भी याद ना हो ना तो बस केस का इतना नाम याद रखना, ठीक है। होम्स बनाम मेथर, ये 1885 का केस है के बाद में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति के घोड़े एक राजमार्ग पर चल रहे थे। एक व्यक्ति था, उसके जो घोड़े थे वो सड़क पर चल रहे थे, लेकिन एक कुत्ते के भौंकने से घोड़े भड़क गए। जो घोड़े थे वो सड़क पर चल रहे थे और कुत्ते के भौंकने से वो घोड़े भड़क गए। उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को ठोकर मार दी। अदालत ने यह निर्णय दिया कि घोड़े के मालिक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने उचित सावधानी बरती थी। जो घोड़े का मालिक था उसने उचित सावधानी बरती थी, इसलिए उसको जिम्मेदार नहीं माना गया था। इसके बाद है, इस निर्णय का अर्थ है कि जब हम सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो हमें कुछ आकस्मिक घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, बारिश आ गई है या फिर कोई जैसे बिजली कड़क जाती है, वो किसी के ऊपर गिर जाती है, उससे भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती हैं। या फिर कभी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जो असंभावी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमारी खुद की लापरवाही से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, है ना। इसके बाद है, इसका एक उदाहरण है, एक व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा था जब अचानक एक पत्थर सड़क पर गिर गया और बस के टायर को पंचर कर दिया। एक पत्थर गिरा और उससे बस का टायर पंचर हो गया, जिससे बस अनियंत्रित अनकंट्रोल हो गई, उसको कंट्रोल में करना मुश्किल हो गया और दुर्घटना हो गई। उस कारण दुर्घटना हो गई। न्यायालय ने पाया कि दुर्घटना असंभावी थी। जो ये दुर्घटना हुई थी इसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते थे कि कोई पत्थर गिर जाएगा जिससे बस पंचर हो जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि पत्थर के गिरने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी और बस के ड्राइवर ने अपनी ओर से कोई गलती नहीं की थी। इसलिए बस के मालिक और ड्राइवर को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये तो बहुत इजी से उदाहरण है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन को अपने पेज पे लिख लेना और उसके एक छोटे छोटे कीवर्ड लिख लेना और केस लिख लेना, बस इतना ही याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो 100% तो मैं गारंटी नहीं देती किसी पेपर की कि 100% आ जाएगा। मैं आपको 80% पेपर बोलती हूँ कि 80% मेरे पढ़ाए पेपर से आ जाएगा और आपको अभी तक 90% पेपर मिल जाए। हर पेपर में आपको 90% क्वेश्चन मिले हैं, तो उम्मीद है इसमें भी आपको कम से कम 80 से 90% के बीच में पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है, एक व्यक्ति एक होटल में ठहरा हुआ था जब अचानक से एक बिजली का तार टूट गया और उसके कमरे में आग लग गई। न्यायालय ने पाया कि यह दुर्घटना असंभावी थी, क्योंकि बिजली के तार टूटने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी और होटल प्रबंधक ने अपनी ओर से कोई गलती नहीं की थी। इसलिए होटल प्रबंधक को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है। अब आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा, उपेक्षा, लापरवाही, नेग्लिजेंस। उसमें भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि अगर किसी की लापरवाही से कोई काम होता है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी थी उसने वो नहीं पूरी की है, तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है। और इसमें है कि अगर प्रबंधक जो होटल का मैनेजमेंट है उसके द्वारा गलती नहीं हुई है तो वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये आकस्मिक है, ठीक है। फिर है दैवी कृत्य, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक दैवी कृत्य है। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करते हैं। देव कृत्य एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, जिसमें किसी मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि आंधी तूफान, इन सब से घटनाएं हो जाती हैं, तो इनके लिए भी वाद नहीं डाला जा सकता और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। देवकृत्य एक ऐसी प्रकार की अनिवार्य दुर्घटना है जो प्राकृतिक
बलों जैसे कि वर्षा, आंधी, झक्कड़, तूफान, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी उत्स्फोटन से होती है। यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये जो देवकृत्य घटनाएं, इनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता और ना ही आकस्मिक घटनाओं का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। तो ऐसी घटनाओं से मनुष्य को खुद ही बचना होगा, ठीक है, जिससे बचाव नहीं किया जा सकता। देवकृत्य को एक उचित प्रतिरक्षा माना जाता है। जो देवकृत्य होते हैं ना, उनको एक उचित प्रोटेक्शन माना जाता है, खासकर जब कठोर दायित्व के मामलों में आता है। इसका अर्थ है कि कोई घटना देवकृत्य के कारण होती है और उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। जो देवकृत्य दुर्घटना होती हैं उसके लिए ना तो कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है और ना ही उसके लिए कोई संस्था जिम्मेदार होती है। ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ गॉड हो जाते हैं। इसमें उदाहरण भी हैं, वो भी देखेंगे। उदाहरण याद रखना और इनका मतलब याद रखना कि देवकृत्य कौन से एक्ट होते हैं जिन पे किसी मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वाला विस्फोट, ये सारे जो होते हैं ये, इनको आप याद रखना। हालबरी की इंग्लैंड की विधि में अपकृत्य को परिभाषित किया गया है कि यह एक ऐसी असाधारण उद्घटना है जिसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को पहले से नहीं जाना जा सकता, जिससे कोई बचाव नहीं किया जा सकता और इससे कोई बचाव भी नहीं हो सकता। यह एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो मानव हस्तक्षेप से उत्पन्न नहीं होती है। इसमें किसी मानव का कोई हाथ नहीं होता है। ये सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड होते हैं जो अचानक से अपने आप होती हैं। उदाहरण के लिए, एक तूफान में एक पेड़ गिर जाता है। कोई आंधी तूफान आता है बहुत तेज और उसमें कोई पेड़ गिर जाता है और किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है। उस पेड़ के गिरने से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है। इस मामले में देवकृत्य का सिद्धांत लागू हो सकता है, क्योंकि तूफान एक प्राकृतिक घटना है जिसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब आंधी तूफान आई है, इसका तो आपको पता है, लेकिन उससे एक पेड़ गिर जाएगा और उससे किसी को चोट लग जाएगी, ऐसा तो किसी को अनुमान था ही नहीं, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था, जिससे बचाव नहीं किया जा सकता। इस मामले में पेड़ के मालिक या स्थानीय प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एक देवकृत्य घटना है। इसके बाद है देवकृत्य प्रतिरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें। जो एक्ट ऑफ गॉड है उससे बचाव के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला है प्राकृतिक बल का कार्य। घटना के लिए प्राकृतिक बल, नेचुरल फोर्स, जैसे कि तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि का कार्य होना चाहिए। ये जो देवकृत्य है किसका कार्य होना चाहिए? तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि, अधिक तेज वर्षा, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी शर्त है घटना असाधारण और आकस्मिक होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, जिसका पूर्व अनुमान, जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिससे रक्षा करना संभव न हो। यदि इन दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो देवकृत्य प्रतिरक्षा का उपयोग किया जा सकता है। अब आपका एक क्वेश्चन है, वादी को वाद लाने का अधिकार कब समाप्त हो जाता है? आपका एक क्वेश्चन है ना, वादी को वाद लाने का अधिकार कब समाप्त हो जाता है, कब ख़त्म हो जाता है? तो इसमें आप इसको भी लिख सकते हो। वैसे उसका कोई रीज़नेबल क्वेश्चन मुझको मिला नहीं है, तो आप क्या करना, उस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, जो देवी कृत्य हैं उनमें आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है और इसी में आपको वाद लाने का अधिकार ख़त्म हो जाता है। अगर कोई देवी कृत्य है, कोई देव कृत्य है, जो घटना एक्ट ऑफ गॉड है, उससे कोई घटना होती है तो उसके लिए आप किसी पे वाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का वाद लाने का अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाता है। और एक क्वेश्चन है कि अपकृत्य में आपको बचाव करने के क्या अधिकार हैं? तो इसमें आपको बचाव के जो अधिकार हैं वो ये है कि देवकृत्य प्रतिरक्षा है। जैसे कि कोई देवी कृत्य हो जाता है तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, अचानक से अपना तूफान बारिश आया, आपका पेड़ गिर गया, किसी के लग गई चोट, तो आप उसके लिए अपने लिए बचाव प्रस्तुत कर सकते हो कि ये देवकृत्य है, आपकी इसमें
आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एक है आकस्मिक घटना, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं जिसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो वो भी आपके लिए अपकृत्य में वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बचाव है। तो उस क्वेश्चन को आप इससे रिलेट करना, अगर वो आ जाए तो आप उसको इससे रिलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका एक केस पढ़ लेते हैं। रामलिंगा नाडर बनाम नारायण रेड्डीयार AIR 1971 के मामले में। इस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि किसी अनियंत्रित भीड़ के आपराधिक कार्यकलापों को देवकृत्य नहीं माना जा सकता। इस मामले में प्रतिवादी की लारी द्वारा परिवहन किए गए माल को लूट लिया गया था। अदालत ने यह निर्णय दिया कि यह घटना देवकृत्य नहीं है क्योंकि यह मानव अभिकरणों के हस्तक्षेप से हुई है। एक व्यक्ति को किसी ने लूट लिया, उसके सामान को लूट लिया, तो इसमें अदालत ने यह निर्णय दिया कि ये कोई देवकृत्य घटना नहीं है, इसमें एक मानव का हस्तक्षेप है। और जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करता है, वो देवकृत्य माने जा सकते हैं, जैसे कि देवकृत्य और आकस्मिक घटनाएं। इसके बाद है इस निर्णय में यह भी कहा गया था कि देवकृत्य केवल वही हो सकते हैं जिसका स्रोत प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिनका कोई संबंध किसी मानव अभिकरण से नहीं है। घटना असाधारण अवश्य हो। निकोल्स बनाम मार्शलैंड के उपयुक्तवाद में वर्षा असाधारण रूप से बहुत अधिक थी और उसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। यदि वर्षा साधारण है और किसी निश्चित क्षेत्र में उसके होने की प्रत्याशा, उसकी आशा की जा सकती है, यानी कोई नॉर्मली सी बारिश हुई है और उसकी आशा की जा सकती है कि तो छोटी मोटी बारिश है, तो देवकृत्य की प्रतिरक्षा का तर्क नहीं उठाया जा सकता। अगर आप थोड़ी बहुत बारिश हो रही है और उसमें कोई गलती आपकी वजह से हुई है, तो उसमें आप बारिश को देवकृत्य की प्रतिरक्षा के लिए नहीं उठा सकते हो। इसका एक केस है कल्लू लाल बनाम हेमचंद। नाम याद रखना काफ़ी है। के वाद में एक भवन की दीवार एक दिन ढह गई। इस वाद में एक घर था, उसकी दीवार बारिश की वजह से ढह गई। उस दिन बारिश 2.66 इंच वर्षा हुई थी, बहुत कम बारिश हुई थी उस दिन। दीवार गिरने के कारण से वादी के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। जो वादी है, जिसने वाद किया है, जो हमारा प्लेंटिफ है, उसने डिफेंडेंट के ऊपर वाद किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रतिवादी उस मामले में देवकृत्य की प्रतिरक्षा तर्क नहीं उठा सकता क्योंकि वर्षा ऋतु में उतनी वर्षा का होना असाधारण बात नहीं थी। इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता था, इसका पूर्व अनुमान किया जा सकता था कि थोड़ी बहुत बारिश है। उससे बचाव के लिए रक्षा प्रबंध किए जा सकते थे, यानी कि दीवार की मरम्मत कराई जा सकती थी, लेकिन आपने लापरवाही दिखाई और थोड़ी बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से वो दीवार गिर गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई। अपीलकर्ता को उत्तरदायी ठहराया गया, जो प्रतिवादी है उसको उत्तरदायी ठहराया गया था। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जानबूझकर आपत्ति लेना। ये क्वेश्चन है, जानबूझकर आपत्ति लेना, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से हानि उठाते हो। यह एक कानूनी सिद्धांत है। ये जो आपका जानबूझकर आपत्ति लेना, यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से हानि उठाता है वहाँ कानूनी क्षति नहीं होती, जैसे कि मुक्केबाजी, ऑपरेशन या खेलकूद आदि में शारीरिक कष्ट उठाना। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अधिकार को त्याग दिया है, स्वेच्छा से अपने अधिकार को उसने त्याग दिया, यानी कि जैसे कि वो मुक्केबाजी में गया, ठीक है, तो इसमें उसने अधिकार को त्याग दिया है। किस अधिकार को? वाद डालने के अधिकार को उसने त्याग दिया है, तो वह फिर उस अधिकार का लाभ नहीं उठा सकता। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने ऊपर हानि उठाता है, वो मुक्केबाजी में जाता है, उसको चोट लगती है, वो ऑपरेशन
कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के लिए कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें पहले ही फैमिली से साइन करवा लेते हैं और उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसलिए पहले ही साइन करवा लेते हैं आपसे कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेदार उसके लिए नहीं होंगे। इस सिद्धांत को लागू होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये जो सिद्धांत है आपका, जानबूझकर आपत्ति उठाना, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजोरिया, इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली है सहमति स्वेच्छा से दी जानी चाहिए। सहमति किसी दबाव, प्रभाव या गलत प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन द्वारा प्राप्त न की गई हो। जो सहमति है वो आपकी इच्छा से दी गई हो, आपको दबाव में रखकर सहमति ना ली गई हो। दूसरा है कार्य तथा कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए। जिस कार्य को करने के लिए सहमति दी जाती है उसे करने का ढंग वैधानिक होना चाहिए। सहमति की जानकारी पूरी होनी चाहिए। जो सहमति दी गई है उसकी जानकारी आपको पूरी तरह होनी चाहिए। सहमति देने वाले व्यक्ति को उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस कार्य के लिए अपनी सहमति दे रहे हो या खेल कूद में जा रहे हो, किसी भी काम में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए सहमति दे रहे हो। फिर है जानबूझकर आपत्ति लेना के सिद्धांत के अपवाद। अब इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं। असावधानी, नेग्लिजेंस, लापरवाही। जहाँ प्रतिवादी ने असावधानी पूर्वक कार्य करके वादी को क्षति पहुंचाई हो वहाँ यह सिद्धांत लागू नहीं होता। जहाँ प्रतिवादी द्वारा कोई असावधानी हुई है और वादी को उससे क्षति हुई है तो वहाँ पर ये जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता। कौन सा? वॉलेंट्री नॉट फिट इंजोरिया। डैन बनाम हैमिल्टन, AIR 1939। इस वाद में श्रीमती डैन ने यह जानते हुए कि प्रतिवादी ड्राइवर शराब पिए हुए है और दुर्घटना की संभावना है, फिर भी उसकी कार में जाने का निश्चय किया। ड्राइवर की असावधानी के कारण कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वादनी द्वारा क्षतिपूर्ति के दावे में प्रतिवादी द्वारा यह जवाब दिया गया। जो शराबी था उसने यह कहा कि वादनी जिसने वाद किया है उसने जानबूझकर आपत्ति मोड़ ली है। निर्णय हुआ कि यद्यपि कार में सवार होने से पहले वादनी यह जानती थी कि शराब के नशे में खतरा हो सकता है, किंतु उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने प्रतिवादी को असावधानी के उत्पन्न खतरे के लिए सहमति नहीं दी थी। जो वादनी है, जो डैन है, उसने उस शराबी को यह सहमति नहीं दी थी कि उसकी अगर सावधानी से, उसकी असावधानी से, उसकी लापरवाही से कोई घटना होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगी। उसने ऐसा नहीं कहा था। वादनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की हकदार है। जो डैन है इसमें कहा गया था कि वो बैठी तो थी उसकी कार में, लेकिन उसने उसको ये सहमति नहीं दी थी कि उसकी असावधानी से कोई भी खतरा उत्पन्न होगा तो उसकी जिम्मेदार वो होगी। उसने ऐसी सहमति उसको नहीं दी थी। इसलिए जो वादनी है, जिसने वाद किया है, वो क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन पाने की अधिकारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राण रक्षा। यह सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता जहाँ किसी के प्राणों की रक्षा का मामला हो। हैंस बनाम हारवुड, AIR 1935 का ये मामला है। इस मामले में प्रतिवादी के नौकर ने घोड़ा गाड़ी सार्वजनिक मार्ग पर अकेला छोड़ दिया था। जो प्रतिवादी था उसके नौकर ने घोड़ा गाड़ी को सार्वजनिक मार्ग पर अकेला छोड़ दिया था। किसी बच्चे ने घोड़ों पर पत्थर फेंके। कोई बच्चा था, उसने घोड़े पर पत्थर फेंका। फलस्वरूप घोड़े चौंक पड़े। बिना चालक के गाड़ी लेकर भागने लगे। यानी कि जो घोड़ा गाड़ी थी वो बिना चालक के अकेले भागने लगी। वादी जो एक सिपाही था, जो वादी था, प्लेंटिफ था, वो एक सिपाही था, यह देखकर सोचा कि यदि घोड़ों को नहीं रोका गया तो वह सड़क पर चलने वाले स्त्री और बच्चों को कुचल देंगे। वादी ने खुद को खतरे में डालकर गाड़ी को रोक दिया, किंतु वह स्वयं बुरी तरह घायल हो गया। उसने गाड़ी को तो रोक लिया, उसने घोड़ों को रोक लिया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। वादी द्वारा चलाए गए क्षतिपूर्ति के वाद में प्रतिवादी ने यह कहा कि
वादी ने स्वयं को जानबूझकर खतरे में डाला है। निर्णय हुआ कि जहाँ किसी के प्राणों की रक्षा का मामला हो वहाँ यह सिद्धांत लागू नहीं होता। कौन सा? वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया। जहाँ आपने किसी और को बचाने के लिए अपने ऊपर आपत्ति मोड़ ली है और उसमें दूसरे की लापरवाही थी तो वहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। वादी को क्षतिपूर्ति कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, बस यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और इससे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। मैंने आपको वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में 8 क्वेश्चन दिए थे कि आप इन 8 क्वेश्चन को रेडी कर लो और आपके एग्ज़ाम में इन 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन लॉन्ग में और शॉर्ट में मिल जाएंगे और कुछ आपको वेरी शॉर्ट बताए थे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन था अपकृत्य की परिभाषा, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। मानहानि की परिभाषा ये करा दिया है मैंने, और अपेक्षा जो आपका नेग्लिजेंस था वो करा दिया है। और इसके बाद आपका मालिक और नौकर, जो आपका एक नौकर के दौरान नौकरी के दौरान जो मालिक है उसके उत्तरदायित्व ये वाला करा दिया है। बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। जो आपका वो वाला क्वेश्चन है अपकृत्य की परिभाषा, उसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया और ये वेरी शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है आपसे 10 नंबर में। ठीक है, तो इसको आप वहीं से रेडी कर लेना। और एक आपका अपकृत्य के आधार पर वाद डालने का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में आप ये वाला जो 4 क्वेश्चन है ना, इनको तैयार कर लो और इन्हीं को इसमें लिख देना, क्योंकि अपकृत्य के आधार पर वाद डालने का अधिकार कब समाप्त होता है। जब कोई देव कृत्य हो जाएगा, ठीक है, तब आप वाद नहीं डाल सकते किसी पे। कोई आकस्मिक घटना होगी तब आप किसी पे वाद नहीं डाल सकते। और आपने कोई वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरी, आपने खुद से स्वयं से खुद से कोई हानि उठाई है तो उसके लिए आप किसी पर वाद नहीं डाल सकते। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और एक है अपकृत्यकर्ता को क्या बचाव प्राप्त है, आप इसमें यही क्वेश्चन लिख सकते हैं। वैसे ये वेरी शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं और शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन है कि अपकृत्य के आधार पर वाद डालने का अधिकार कब खत्म हो जाता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि अपकृत्यकर्ता को क्या बचाव प्राप्त है। तो इसमें जो देव कृत्य है, अगर कोई देव कृत्य हो जाता है, एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, जिसमें आपकी कोई लापरवाही नहीं होती है, जिसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो यह एक बहुत अच्छा बचाव होता है। कोई आकस्मिक घटना होती है उसमें भी आपका एक अच्छा बचाव होता है कि उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहाँ किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और वो आकस्मिक घटना होती है, देव कृत्य होती है, या फिर वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया होती है, तो उसके लिए ये बचाव हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक अपराध और दुष्कृति में अंतर और अपकृत्य तथा संविदा में अंतर, ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। और आपका ये क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो था, लेकिन अब 1986 नहीं है, अब 2019 है। वो वाला क्वेश्चन भी आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिला उपभोक्ता वाला। और एक ये घटना स्वयं बोलती है, ये हो चुका है आपका। और अपकृत्य विधि के अंतर्गत अनिर्धारित क्षति क्यों प्रदान की जाती है, जो आपको मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था अपकृत्य की परिभाषा वाला, उसमें मैंने अनिर्धारित क्षति बताई थी आपको कि अनिर्धारित क्षति होती क्या है, तो इसको वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, और एक है विदेशी दुष्कृति, मुझे बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिला विदेशी दुष्कृति वाला। ये वैसे ये कहता है कि जो कार्य विदेश में हुए हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में अपकृत्य हुआ है कोई, वो उसे हम विदेशी दुष्कृति कहते हैं। ये आपका यूनिक में लिखा है, आप उसको वहाँ से पढ़ लेना। और एक है आपका संयुक्त अपकृत्यकर्ता, मैंने आपको बताया था, इसको भी आप बुक से पढ़ लेना, उससे यूनिक से पढ़ लेना। और इसके बाद एक असंभावित दुर्घटना और देवकृत्य में विभेद, ये क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए हैं सारे। ठीक है, तो मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना, इनकी हेडिंग्स रेडी कर लेना। ठीक है।